अस्सलाम वालेकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज इशू पर नजर, मगर दूसरे जावी से मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुँचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। अवामी मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म दास्तान, शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। वेलकम बैक। IMF ने गैस मज़ीद महंगी करने का मुतालबा कर दिया है और हुकूमत ने घरेलू खाद, CNG और सीमेंट सेक्टर के लिए गैस महंगी करने की तैयारियां भी कर ली हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तंदूर पर गैस का रेट ना बढ़ाने की दरख्वास्त। डोमेस्टिक फर्टिलाइजर, CNG, सीमेंट सेक्टर के लिए अगस्त से गैस महंगी होगी और प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिल 100 से 400 रुपए तक बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। IMF से शेयर प्लान में तंदूर के लिए गैस निर्खों में इजाफा ना करने की तजवीज़ सामने आ चुकी है। हमारे साथ इशफाक मुगल मौजूद हैं, हम उनसे तफसीलात जानते हैं। इशफाक मुगल, बताइएगा, IMF ने मुतालबा कर दिया है कि गैस को मज़ीद बढ़ा दिया जाए, आवाम पर इसका बोझ पड़ेगा और कितनी गैस बढ़ाई जाएगी? इसके अलावा हुकूमत की जानिब से क्या तैयारियाँ की जा रही हैं जो गैस की टैरिफ है उसको बढ़ाने के लिए? जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं और नए कर्ज़ जो प्रोग्राम है उसका जो अभी तक जो तयन तो ये नहीं हो सका कि उसका हजम कितना होगा, लेकिन उस हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान ने शराइत पूरी करनी है उस पर मुज़ाकरात जो है वो उसका सिलसिला अभी आज भी जारी रहा है। और हमारे ज़राए के मुताबिक IMF की जानिब से गैस की कीमतों में इजाफे का एक बार फिर मुतालबा सामने आया है और क्योंकि गैस सेक्टर में जो उसका सर्कुलर डेट है वो तेज़ी के साथ उसमें इजाफा हो रहा है। उस सर्कुलर डेट को कम करने के लिए जो है IMF की जानिब से कहा गया है कि गैस की कीमतें जो है वो अब जो उसमें इजाफा किया जाए। इसमें सबसे जो अहम जो बात है जो हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल फ़ैसला होगा वो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड जो छोटे घरेलू सार्फिन हैं उनकी गैस की कीमतें बढ़ाने का मुतालबा किया गया, जिसके बाद जो है वो तजवीज़ दी गई है कि जो कम से कम जो प्रोटेक्टेड सार्फिन जो गैस के सार्फिन हैं वो जो 100 रुपये जो माहाना बिल दे रहे थे वो बिल जो है 100 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी तजवीज़ दी गई है कि जो तंदूर हैं जो कमर्शियल बुनियादों पर चल रहे हैं मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में उनका जो गैस का रेट है वो काफ़ी अर्से से हुकूमत पाकिस्तान ने उसमें इजाफा नहीं किया था। अब जो IMF की जानिब से मुतालबा सामने आया है कि ये जो तंदूर हैं उनकी जानिब से तंदूर के गैस के रेट्स हैं उन में भी जो है वो उसमें भी इजाफा किया जाए। ताहम इस हवाले से बताया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये कहा है कि जो तंदूर के रेट्स हैं इन पे जो ये मुतालबा है इस पर नज़रसानी की जाए, जिस पर कहा गया है, हमारे ज़राए का कहना है कि हुकूमत IMF की जानिब से कहा गया है कि वो फिर हुकूमत पाकिस्तान कुछ ऐसे इक़दाम करे जिससे जो है वो रेवेन्यू कहीं और से इकट्ठा हो ताकि ये नुकसान जो है वो उसको पूरा किया जाए। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि फर्टिलाइज़र, CNG स्टेशन और सीमेंट के लिए जो है अगस्त से गैस की कीमतों में इजाफे की जो है वो बात हुई है और इम्कान इस बात का है कि अगस्त से इसकी कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि IMF से शेयर प्लान में कमर्शियल जो रोटी तंदूर के लिए जो है गैस निर्खों में इजाफा जो है वो अभी तक हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं माना, लेकिन आने वाले दिन अभी तैयारियां जारी, आने वाले दिनों में हो सकता है मान लिया जाए। बहुत शुक्रिया इशफाक मुगल, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर जारी है। जो सूरज है सवा नेज़े पर आ गया है। मुख्तलिफ शहरों में 27 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। शदीद गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना भी मुहाल कर दिया है। बच्चे बड़े गर्मी की शिद्दत से निढाल हैं। लेस्को, फेस्को, मैपको, पेस्को की इलेक्ट्रिक की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं। उसके सारिफिन बिजली की राह तकने लगे हैं। बिजली की तकसीम कार कंपनीज का तरसीली निज़ाम जवाब देने लगा है। गर्मी में ट्रांसफार्मर ख़राब होने की शिकायत का
کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس کی شکایات بڑھ چکی ہیں۔ بجلی چوری والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھا دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندگان مختلف شہروں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لاہور سے عدنان عزیز ہیں، کراچی سے حماد یوسف ہیں، کوئٹہ سے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں، اس کے علاوہ دیگر شہروں سے ہمارے نمائندے ہیں۔ سب سے پہلے ہم عدنان عزیز کی طرف جاتے ہیں، لاہور میں موجود ہیں۔ عدنان عزیز بتائے گا، گرمی اپنے زوروں پہ ہے، لاہور میں صورتحال کیا ہے؟ درجہ حرارت کہاں تک جانے کا امکان ہے آج؟ جی بالکل، جیسا کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے باقاعدہ یہ پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ جو لیسکو کی جانب سے جو اوور بلنگ کی جا رہی ہے یہ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، اور باقاعدہ جو مئی کے مہینے میں جو کمپنی کے لاسز تھے وہ بھی 34% تک پہنچ چکے تھے۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ کا یہ کہنا تھا کہ تمام جو کنزیومر جن پہ اوور بلنگ کی گئی ہیں ان کو جو یونٹ ہیں وہ واپس کیے جائیں گے، ان کو ایڈجسٹمنٹ ان کو دی جائے گی، لیکن اس پہ تو عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اس وقت جو لیسکو کا سینٹرل سرکل اور تھرڈ سرکل میں اوور بلنگ کی برمار ہے، اور اس حوالے سے دوسری جانب جو اوور بلنگ کی برمار کے ساتھ ساتھ جہاں پہ بجلی مہنگی ہو رہی ہے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ، جو فورس لوڈ شیڈنگ ہے اس نے بھی عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ لیسکو کی جانب سے گرمیاں شروع ہوتے ہی جو مختلف فیڈرز ہیں ان کو کیٹیگری میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ جو لیسکو کی جو مختلف جو ڈویژنز ہیں وہاں پہ کیٹیگری اے لگائی گئی ہے جہاں پہ زیرو لوڈ شیڈنگ ہے۔ کیٹیگری میں تقسیم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جن فیڈر پر چوری زیادہ ہے، لاسز زیادہ ہے اور ریکوری نہ ہونے کے برابر ہے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، لیکن دوسری جانب لاہور شہر میں تقریباً 80% زائد جو ٹرانسفارمر ہیں وہ اوور لوڈ ہو چکے ہیں۔ ٹرانسفارمر اوور لوڈ ہونے کے باعث ٹرانسفارمر کا جلنا بھی معمول بن چکا ہے، جس کا جو خمیازہ ہے وہ بھی عوام کو بجلی بند ہونے کی صورت میں ہی برداشت کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک ٹرانسفارمر کو ریپیئر کرانے میں تقریباً 6 سے 7 گھنٹے درکار ہوتے ہیں اور اتھارٹی کے پاس ٹرانسفارمر بھی موجود نہیں۔ اس لیے جو لیسکو کا جو عملہ ہے وہ پرانے ٹرانسفارمر ہی ریپیئر کرا کر کام چلانے میں مصروف ہے۔ جی ٹھیک ہے عدنان عزیز، کراچی کا رخ کر لیتے ہیں جہاں پر حماد یوسف ہمارے ساتھ موجود ہے۔ حماد یوسف، کراچی کی صورتحال بتائے گا، آج پارہ 39 ڈگری تک جانے کے امکانات ہیں، مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ گرمی کے حوالے سے لوڈ شیڈنگ بھی وہاں پر ہو رہی ہے زوروں سے؟ جی، شہر کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں مزید اضافہ ہونے لگا ہے۔ گھنٹوں کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کراچی کے مختلف علاقوں میں کی جا رہی ہے، جس میں سب سے زیادہ جو متاثر بتایا جا رہا ہے اولڈ سٹی ایریا، لیاری ہے، ملیر ہے، شاہ فیصل ہے، اورنگی ٹاؤن ہے، لیاقت آباد ہے۔ یہ کچھ علاقے ہیں کراچی کے جہاں پر لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے گھریلو صارفین کے ساتھ کاروباری حضرات بھی شدید پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان کا کاروبار جو ہے وہ متاثر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ میرے ساتھ کاروباری شخص موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جناب بتائیے گا، آپ کس چیز کا کاروبار کرتے ہیں اور کتنے گھنٹے کی یہاں پر لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے؟ السلام علیکم بھائی جان، اصل مسئلہ ایسے لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، مجھے لگتا ہے ایک تو لوڈ شیڈنگ چلو 1 گھنٹے کی 1.5 گھنٹے کی ہو، یہاں تو اتنی پرابلم ہے کسٹمر سے اگر ہم مال پکڑ لیتے ہیں نا، اب کسٹمروں میں کہتے ہیں 2 دن بعد دیں گے، اب کیا ہوتا ہے کہ کسٹمر 2 دن بعد آتا ہے، ان کا پتہ ہی نہیں لوڈ شیڈنگ کا، 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے لگاتار کنٹینیو، اور مجھے نہیں لگتا پورے دن میں 2 گھنٹے لائٹ دیتے۔ یہ 4-5 بچے ہیں جو کام کرتے ہیں، ان کے بچوں کی روزی ہے، میں تو سوچوں گا بھائی ان کو بھی کام سے نکال لوں۔ کے سی والے تو ایسے بدماش بنے ہوئے، آپ یوں کہ لوگ ایسے پسٹل رکھ کے لوگ نہیں آتے، بل تو اپنے بھرپور دیتے ہیں، بل 5-5 لاکھ 3-3 لاکھ 4-4 لاکھ، ان کے کے سی دفتر میں جاؤ ان کو کہو کہ بولا بھائی آپ کیا کر رہے ہو، لوڈ شیڈنگ کی ٹائم ہوتی ہے، ایک ٹائم ہی رکھو 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے جو بھی ہے، لیکن ان کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ ہمیں پورے دن میں مشکل 2 گھنٹے لائٹ ملتی ہے، انہوں نے ناجائز ہی لگائی ہے۔ کے سی والوں کو بولا اوپر سے آرڈر ہے، یہ آرڈر ہے، وہ آرڈر ہے، سمجھ نہیں آتا، بل ان کے بھرپور ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ بچے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، یہ بچے کام کریں، ان کو میں پیسے کہاں سے دوں گا؟ ظاہر سی بات ہے مجھے تو بند کرنا پڑے گا نا، اپنی شاپ بند کرنی پڑے گی۔ یہ کے سی والے اسی میں خوش ہیں کہ بھائی ہم پاکستانی لوگ ہیں برباد ہو جائیں، یہ اسی میں خوش ہیں، انہوں نے بدماشی لگائی، جو بل دیا بل پے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم آتی اس سے بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ دیگر ہمارے نمائندوں سے بھی ہماری بات ہو۔ بشکیک کے ماناس ایئرپورٹ پر مبینہ بم کی اطلاعات پر افراتفری پھیل گئی، جس کے بعد ایئرپورٹ پر موجود افراد کو باہر نکال دیا گیا۔ 3-4 گھنٹے سے چیکنگ بھی جاری ہے، لیکن تاحال بم کا کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ کچھ دیر بعد امیگریشن پروازوں کی رجسٹریشن اور بورڈنگ کا عمل دوبارہ شروع کیے جانے کا امکان بھی ہے۔ اس حوالے سے عبدالرحمان ہمارے ساتھ موجود ہے، نیو نیوز کے نمائندے۔ عبدالرحمان، اس سے پہلے جو اطلاعات موصول ہوئی تھی کہ بم کے ہونے کی، اس حوالے سے ابھی کوئی سراغ نہیں مل سکا، اب کیا اپڈیٹس ہیں؟ بالکل، یہ واقعہ بشکیک کے مانس ہوائی اڈے کا ہے، جہاں پہ مبینہ طور پر ایک بم کی اطلاع دی گئی تھی۔ عینی شاہدین اور کیکٹس میڈیا اور دیگر اشاعتی اداروں کے مطابق بھی اس کو ریکگنائز کیا گیا تھا اور انہوں نے آن کیا تھا
کہ یہ اطلاع بالکل اتھینٹک ہے، جس کی وجہ سے مسافروں کے انخلاء کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا اور بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں مسافر اس وقت موجود تھے ادھر. اور جیسا کہ پاکستان کے لیے بھی 5 پروازوں نے آج اڑان بھرنی تھی، لاہور، اسلام آباد اور پشاور کے لیے، تو ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد اور پیسنجرز موجود تھے. جب 3 سے 4 گھنٹے اس کی کھوج لگائی گئی کہ کیا وہاں پہ واقعی ہی مبینہ طور پر جس کی اطلاعات آئی تھی بم کی موجود ہے، تو 4 سے 5 گھنٹے ٹیم نے ایک سلسلہ جاری رکھا، لیکن تاحال ابھی وہاں پر کسی قسم کی کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی بم کے موجود ہونے کی. ایک دفعہ تو وہاں پہ ٹرمینل سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے مکمل ٹھیک ہے، طور ابھی پر تک کوئی ایسی immigration اطلاعات موصول نہیں ہوئی. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے عبدالرحمان. پارلیمنٹ ہاؤس میں بجلی کا بریک ڈاؤن. ذرائع کے مطابق زیر زمین کیبل میں آتش زدگی کے باعث پارلیمنٹ ہاؤس کی بجلی بند ہو گئی. پارلیمنٹ ہاؤس میں اندھیرا، برقی آلات بند ہو گئے ہیں. بتائیں آپ کو پارلیمنٹ ہاؤس میں بجلی کا نظام معطل ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ جاوید نور موجود ہے. جاوید نور، بتائے گا پارلیمنٹ ہاؤس کی بجلی بند ہو چکی ہے، کیا معاملہ ہے؟ بالکل، پارلیمنٹ ہاؤس میں بجلی بند ہوئی ہے. گزشتہ کئی گھنٹوں سے بجلی بند ہے اور بریک ڈاؤن جو ہے اس وقت جاری ہے. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ زیر زمین کیبل میں آتش زدگی کے باعث پارلیمنٹ ہاؤس میں اور جو اس کے گرد و نواح میں جو عمارتیں ہیں وہاں پر بھی بجلی بند ہوئی ہے اور شارٹ سرکٹ ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے ایک تو یہ کہ پارلیمنٹ کی بجلی بند ہو گئی، لیکن کچھ دیر تک یہ سلسلہ بھی جاری رہا کہ بجلی کبھی تیز اور کبھی کم مقدار میں جو ہے بجلی آتی رہی. اور اس سے خطرہ تھا کہ پارلیمنٹ میں جو برقی آلات ہیں، بالخصوص جو کمپیوٹر ہیں اور دیگر جو تنصیبات ہیں، اس کے متاثر ہونے کا خدشہ بھی رہا. تاہم پارلیمنٹ ہاؤس میں اندھیرا بھی چھا گیا، برقی آلات بعد میں بند ہو گئے اور خرابی دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ذرائع کا کہنا ہے. اور پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک تو وابڈا کی بجلی ہے اور دوسرا ایک متبادل نظام کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں دنیا کی پہلی پارلیمنٹ ہے یہ پارلیمنٹ جہاں پر سولر پینل نصب کیے گئے ہیں اور سولر پینل سے جو بجلی بنتی ہے وہ اضافی بجلی گریڈ اسٹیشن میں دے دی جاتی ہے اور بقایا بجلی جو ہے پارلیمنٹ میں استعمال کی جاتی ہے. جاوید نور، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. موسم کی گرمی اور لوڈ شیڈنگ نے پشاور کے شہریوں کا بھی پارا ہائی کر دیا ہے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ کئی گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے زندگی اچیرن بنا رکھی ہے. 18 سے 20 گھنٹے بجلی نہ ہونے کے باوجود بل بہت زیادہ آ جاتے ہیں. اس حوالے سے بات کرتے ہیں جمیل خان سے. جی جمیل خان، اس حوالے سے شہری کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، اس وقت بانا مانی، کوٹلہ محسن خان اور دیگر ملکہ علاقوں کے عوام سراپا احتجاج ہے بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف. روڈ بھی بلاک کر دیا ہے، بانا مانی چوک BRT سروس بھی بند کر دی گئی ہے، ساتھ ساتھ یہاں پہ ٹائر بھی جلا رہے ہیں اور یہی ان کا مطالبہ ہے کہ کئی گھنٹوں تک بجلی بند رہتی ہے جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں، جانتے ہیں ان سے. بتائیے گا جی کیا مشکلات ہیں؟ ہم بہت زیادہ مجبور ہیں، اس وجہ سے ہم آج یہ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ہمارا احتجاج جو ہے یہ پرامن ہے. ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، نہ تو AC صاحب ہمارے سنتے ہیں، نہ پیسکو چیف ہمارے سنتے ہیں. 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تو ہے، اس کے علاوہ جو اس پہ فالٹ آ جاتا ہے تو وہ گھنٹے وہ الگ سے تقریباً 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ پہنچ جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہ ساری عوام نکلی ہے اپنا حق لینے کے لیے اور ہم جو ہے یہاں پر پرامن احتجاج کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ. ملک بھر میں جاری لوڈ شیڈنگ سے عوام بحال ہو گئے. شہریوں کا کہنا ہے کہ گرمی نے پریشان کر دیا ہے. لوڈ شیڈنگ نے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا. وزیر اعظم طویل لوڈ شیڈنگ کا اس حوالے سے نوٹس لیں. لوڈ شیڈنگ میں اضافہ بہت ہی مشکلات کا باعث بن رہا ہے، خاص طور پر جب گرمی کی شدت ہو بہت زیادہ. ابھی یہ مئی کے منتھ میں ٹیمپریچر 40 سے اوپر چلا گیا. 1 گھنٹہ آتی ہے، 3-4 گھنٹے غائب رہتی بتی. ٹھیک ہے، اس وجہ سے بہت لوگ پریشان ہیں. مہنگائی کی وجہ سے آگے عوام پریشان ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی نظر ثانی کرے تو لوڈ شیڈنگ پر کنٹرول کرے. لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے، اس کے بعد بل بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، عوام کا ویسے بھی جینا محال ہے، گرمی سے بھی جینا محال ہے اور اس کے بعد یہ جو ہے بلوں سے بھی جینا محال ہو گیا ہے. آتی ہے جاتی ہے، عوام بہت پریشان ہے، خاص کر جو بل آتے ہیں نا اس سے بہت پریشان ہے. حکومت کو چاہیے کہ عوام کو ریلیف دے اس معاملے میں. لائٹ بار بار جا رہی ہے، بار بار آ رہی ہے، تو خدا را ہماری عوام کے حال پر ترس کھائیں. لوڈ شیڈنگ کے مسائل کو اس کو کور اپ کریں. یہ آپ لوگوں نے، گورنمنٹ نے کرنا. گرمی اتنی ہے برداشت نہیں ہوتا، اس وجہ سے لوگ ذرا پریشان ہیں.
लिहाजा लोड शेडिंग गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको कम से कम जितनी कम से कम हो सकती है उसको करें ताकि लोगों को सहूलत फराहम करें। लोड शेडिंग है इधर बहुत होती है, हम कारोबार कर नहीं सकते, हम बहुत परेशान हैं। रात को भी नहीं होती लाइट, ना दिन को होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में हम टैक्स दे रहे, लेकिन यहाँ पे बूढ़े जवान औरतें बच्चों सबको तकलीफ है। सुबह का नाश्ता भी जो है ना वो लोग नहीं कर रहे, ज़्यादातर बच्चे स्कूल भूखे जाते हैं, ना गैस है और ना बिजली है। बड़ों को छोटों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं बगैर नाश्ते के जाते हैं। कसम से मेरी बेटी आज भी नाश्ते बगैर गई है क्योंकि लाइट नहीं थी और नाश्ता नहीं बना। गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बस मसले ही मसले हैं। बिजली के भारी बिल आते हैं और भारी बिल आने के बावजूद और जमा करने के बावजूद भी आवाम को वो सहूलत मुयसर नहीं है। आगे बढ़ते बात करें, हमाद असर तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरीट पहुंच गए हैं। मीडिया से गुफ्तगू में हमाद असर ने कहा कि कल मुझे बानी तहरीक इंसाफ का पैगाम मौसूल हुआ है कि अब आपके बाहर आने का वक्त हो गया है। यहाँ से पेशावर जाकर कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत लेकर अदालत पेश होऊंगा। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। हमाद असर ने जवाब दिया कि मुराद सईद समेत अब तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आ जाएंगे। बताते चलें आपको अहम खबर के हवाले से, जो कि हमाद अजहर तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए हैं और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि कल मुझे बानी तहरीक इंसाफ का पैगाम मौसूल हुआ कि अब आपके बाहर आने का वक्त हो गया है। यहाँ से पेशावर जाकर कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत लेकर अदालत पेश होऊंगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। अल्लाह की सिक्योरिटी मैं पेश हूँगा, अपना मुकदमा लड़ूंगा और इंशाअल्लाह ताला ये जो जबर का और ये जो जुल्म का मौसम है, अब हम इसके आगे किसी सूरत भी झुकने वाले नहीं। कब से सर, कब से कल रात को रऊफ हसन साहब के हमले के बाद खान साहब का पैगाम मुझे मौसूल हुआ। उससे पहले तक खान साहब का यही पैगाम था कि तुमने महफूज रहना है क्योंकि तुम पर तशद्दुद होगा। कल रात को जब रऊफ साहब पे हमला हुआ उसके बाद मुझे पैगाम मौसूल हुआ है कि अब आपके बाहर आके क़यादत करने का वक्त आ चुका है। इसलिए अब मैं आज खैर मैं रऊफ हसन साहब से मिलने आया हूँ आज, क्योंकि ज़ाहिर है अगर इस मौके पर भी मैं ना हूँ उसके बाद मैं पेशावर जाके अपनी इंटरम बेल्स लूँगा, वक्त लूँगा, पंजाब की कोर्ट्स में पेश होऊंगा और आगे अल्लाह मालिक है। कोई सिक्योरिटी दी है आपने? कोई सिक्योरिटी दी है आपने? जी सिक्योरिटी डिमांड की है? कोई सिक्योरिटी नहीं, अल्लाह की सिक्योरिटी जी। इसी हवाले से फैसल हसन भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे, उनसे डिटेल लेते हैं। जी फैसल हसन, बताइएगा मामला है कि इनकी जानिब से जो बात की जा रही है उसमें कितनी सदाकत है? हाँ जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रूपोश रहनुमा थे हमाद अजहर, वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरीट में मौजूद हैं और इस वक्त जब उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, रऊफ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस मौके पर वो पहुंच के उनका कहना था कि आज मैं रऊफ हसन से मिलने आया हूँ और बानी चेयरमैन का कल मुझे पैगाम मौसूल हुआ है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि अब आके जो आप खुद पंजाब में लीड करें। और आज ही अभी मैं पेशावर जा रहा हूँ, जिसके बाद मैं वहाँ पर अपनी जमानत लूँगा और जमानत के बाद बाकी जो है अदालतों में अपने केसेस को फेस करूँगा, क्योंकि मुझ पर जितने भी केसेस किए गए हैं तमाम झूठे केसेस हैं, मैं किसी में मुलविस नहीं था और मैं अदालतों का सामना करूँगा। मैं बेकसूर हूँ और मुझे इंसाफ मिलेगा और मेरी अपील है चीफ जस्टिस से तो वो हमें इंसाफ फराहम करें। और जितने भी रूपोश रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो तमाम के तमाम अब सामने आएंगे। ऐसा तमाम रहनुमा जो हैं अब सामने हैं। अब वक्त आ गया कि हमें बाहर निकलेगा और मुझे बानी चेयरमैन का जैसे ही पैगाम मौसूल हुआ तो मैं सामने आ गया हूँ। मैं आज ही जा रहा हूँ पेशावर, वहाँ से अपनी बेल जमानत के लिए अप्लाई करूँगा। जैसे मुझे बेल मिलेगी मैं पंजाब का रुख करूँगा और अदालतों में अपने आप को पेश करके अपनी जमानत के लिए अप्लाई करूँगा। फैसल हसन, उनकी जानिब से जो कहा गया कि अब मुराद सईद समेत जो दीगर रहनुमा हैं उनके बाहर आने का वक्त भी हो चुका है, तो इस हवाले से बताइएगा क्या कोई तफसीलात हैं, कोई इतलात हैं? जी बिल्कुल, उनसे जब सवाल पूछा गया कि जो रूपोश रहनुमा हैं तमाम वो बाहर आ जाएंगे जिसमें से मुराद सईद, तो उन्होंने कहा है कि सब तमाम रहनुमा शामिल आएंगे बशमूल मुराद सईद। अब ऐसा उन्होंने कहा इतने रूपोशों का वक्त आ गया कि हमें बाहर आने का। जैसे हमें बानी चेयरमैन के हम पैगाम का इंतजार कर रहे थे, मुझे कल पैगाम उनका मौसूल हुआ, जिस वजह से मैं आज सामने आ गया हूँ। कल उन्होंने कहा कि उनका पैगाम मौसूल हुआ है, उनको बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए फैसल हसन। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट अहमद 5 रुकनी वफ़द ने रऊफ हसन और पीटीआई क़यादत से मुलाकात की है। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द ने पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन की खैरियत मालूम की है। यूएन वफ़द में 3 लोग न्यूयॉर्क और 2 इस्लामाबाद ऑफिस में हैं। इसके अलावा मुलाकात में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब, खालिद खुर्शीद और दीगर रहनुमा भी शरीक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट अहमद
अहमद और 5 रुकनी वफ़द ने रऊफ हसन और PTI क़यादत से मुलाकात की है। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द ने PTI के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन की खैरियत भी मालूम की। इसके अलावा UN वफ़द में 3 लोग न्यूयॉर्क और 2 इस्लामाबाद ऑफिस में से हैं। मुलाकात में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, इसके अलावा सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब, खालिद खुर्शीद और दीगर रहनुमा भी शरीक थे। 5 रुकनी ये वफ़द था जिसमें रऊफ हसन और PTI क़यादत से जिसने मुलाकात की है। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आमद, जहाँ पर अहम मुलाकात की गई है 5 रुकनी वफ़द की। वेलकम बैक। ज़ेली कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम का मुकर्रर हदफ हासिल करने में नाकाम। सराय के मुताबिक ज़ेली पोलियो मुहिम मुल्क के मखसूस 91 अजला में शेड्यूल थी, जबकि ज़ेली पोलियो मुहिम का हदफ 2 करोड़ 44 लाख से ज़ायद बच्चों की वैक्सीनेशन था, जबकि मुहिम के दौरान 2 करोड़ 39 लाख बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन हो सकी। ज़ेली कौमी पोलियो मुहिम में 5,22,500 से 26 बच्चे वैक्सीन से महरूम रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस पंजाब में तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से तमाम सूबाई महकमों में हर सतह पर तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी गई। तबादलों के हवाले से केस मुतल्लिका दफ्तर भिजवाए जाएंगे, जिस पर अफसरान की जानिब से अहकामात जारी किए जाएंगे। SSP हेडक्वार्टर ट्रैफिक पंजाब की जानिब से मुतल्लिका अफसरान को मुरासला भिजवा दिया गया है। शहर इक़्तिदार में अमन अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी का अहम इजलास। हसास इदारों, रेंजर्स और पुलिस के नुमाइंदे शरीक। इजलास में शहर भर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में डी चौक में जारी खसा बचाओ मुहिम के धरने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफ़त अस्मा बुखारी के ईरानी कौंसलेट लाहौर आमद। अस्मा बुखारी ने क़ायम मक़ाम ईरानी कौंसल जनरल अली असगर बुखारी से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारिजा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया। सूबाई वज़ीर ने ईरानी सफारत खाने में मेहमानों की किताब में ताज़ियती तारुसुरात भी दर्ज किए हैं। अस्मा बुखारी ने कहा कि ईरानी सदर की वफ़ात पर पूरी पाकिस्तानी कौम गमज़दा है। पाकिस्तान ईरानी भाइयों और बहनों के गम में बराबर का शरीक है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी दुनिया इस्लाम के अज़ीम मुजाहिद और इनकलाबी रहनुमा थे। इसके अलावा पाकिस्तानी कौम की हमदर्दियाँ ईरानी भाइयों के साथ हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने इस्लामाबाद में ईरान के सिफारत खाने का दौरा किया है। हाफिज़ नईमुर रहमान ने ईरान के सफ़ीर रसा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और दीगर ईरानी रहनुमाओं की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत पर दुख का इजहार किया है। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने मेहमानों की किताब में ताज़ियती कलमात भी दर्ज किए। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान और दीगर अफराद की शहादत पर हर पाकिस्तानी का दिल दुखी है। पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए उनकी कोशिशों को हमेशा याद रखा जाएगा। दुख की इस घड़ी में पाकिस्तान और जमात इस्लामी ईरानी कौम के साथ है। और यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। LDA की नाकामी। LDA सिटी के चिनाब सेक्टर में 10 से ज़ायद ब्लॉक्स का 100% पोसेशन ना मिल सका। पोसेशन ना होने से सुई गैस और बिजली के कनेक्शन भी ना लग सके। इस हवाले से बात करते हैं अहमद कुरैशी से। अहमद कुरैशी, पोसेशन अभी तक नहीं मिल सके, वजह क्या है इसकी? जी बिल्कुल, LDA की अपनी ही स्कीम है LDA सिटी, जिसमें पोजेशन प्लान जो जारी किया गया था उसके मुताबिक एक एस्टिमेटेड जो टाइम था पोजेशन का वो मैक्सिमम 2024 था, जिसमें C ब्लॉक, F ब्लॉक, B, F, J, A, A1, B1, G इसमें 10 से ज़ायद ब्लॉक्स थे जिनका पोजेशन जो है हर की सूरत 2024 तक जो है दिया जाना था। लेकिन अभी तक LDA सिटी में जिना सेक्टर और इकबाल सेक्टर हैं जिनमें अभी तक ना तो गैस का कनेक्शन हो सका, ना ही जो है इलेक्ट्रिसिटी का कोई ग्रिड स्टेशन बन सका। उसके अलावा यहाँ पर बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
संजावी के इलाके बगाव के मकाम पर नामालूम अफराद ने ट्रक ड्राइवर्स पर फायरिंग कर दी। कोयले से लदे ट्रकों पर फायरिंग से ड्राइवर जाँ भाग हो गया। 3 अफराद जख्मी हो गए और नामालूम अफराद ने फायरिंग के बाद ट्रकों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। लेविस एहलकारों ने मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी है। मरी में 1984 में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से हाइकिंग ट्रैक बनाया गया। ताहम ये ट्रैक आज भी सयाहों की आंखों से ओझल है। 2.5 किलोमीटर पर फैले ट्रैक की तारीख क्या है, ये बता रहे हैं ट्रैक पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे ताज बुखारी। जी ताज, कहिएगा। जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलका कोसार मरी का खूबसूरत ट्रैक जो 1984 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के वालिद खाकान अब्बासी ने इधर यहाँ पे न सिर्फ पार्क बनाई बल्कि इस खूबसूरत ट्रैक भी बनाया जो तकरीबन 2.5 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे वो बुजुर्ग जिनके कहने पे न सिर्फ ये ट्रैक बना बल्कि यहाँ पे पार्क भी बनाएगी। मजीद इन्हीं से जानते हैं क्या कहते हैं। सियासी निकाल लिया माशाअल्लाह। तो उस वक्त खाकान अब्बासी भी साथ आए, नवाज शरीफ भी सी, मियाँ DC कमिश्नर सारे साथ थे ना। तो मैं उन्हें अर्ज की थी कि मैं साड़ी पार्क कच्ची है तो पक्की कर दो। उन्होंने उस DC की ऑर्डर तक DC पक्की कर दो पार्क और ये ट्रैक बना देना भी गली तक ना। लोगों की क्या पोजीशन है? लोग आते हैं बहुत जरूरी जानी बेदानिया राती भी थियाली भी सब लोग टुरदे ही देने ना भी। साबिक चेयरमैन बल्दिया मरी अलहाज काबर अब्बासी के दौर में यहाँ पे स्नो वॉक होती रही है। बहुत सारे लोग जो है उस स्नो वॉक में हिस्सा लेते रहे और इनामात भी वो तकसीम करते रहे। आज भी लोग उन शख्सियात को याद करके, उस जमाने को याद करके उन लोगों को याद करते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान नामा से आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।